हम्म तो जैसे देखिए, सबसे पहले क्या है ना कि मैं आपको ऐसे का अप्रोच बताता हूँ, जो आपने लिखा है, जो आपने अच्छा किया है, जो आपने अच्छा नहीं किया है वो भी बताता हूँ। जब सबसे पहले आपको एग्ज़ाम हॉल में कोई भी टॉपिक मिले ना, तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन उस टॉपिक का करना चाहिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कंटेंट रहे। दूसरी चीज़ है कि आप उसमें कंफर्टेबल हो, मतलब आपके जो है ना स्ट्रॉन्ग एरिया का क्वेश्चन पूछा हो। अब जैसे ये क्वेश्चन जो बोल रहा है कि आई कैन ऑलवेज चूज बट आई आट टू नो दैट इफ़ आई डू नॉट चूज आई एम स्टिल चूजिंग। अब देखिए, इस ऐसे का जो सिंपल मीनिंग ये है कि देखिए क्या है कि जो ह्यूमन जो लाइफ है ना, वो हमेशा डिसिसिव होती है, मतलब कोई ना कोई डिसीजन उसको लेना ही पड़ता है लाइफ में। कभी कभी यदि वो डिसीजन नहीं लेता तब भी वो डिसीजन लेने के बराबर ही है, क्योंकि उसका जो नेगेटिव इम्प्लीकेशन होगा बाद में ना, वो उसके डिसीजन लेने के बराबर ही होगा। इसका मतलब यही है ना। हाँ, तो देखिए इसका तो सबसे पहले टारगेट क्या होना चाहिए ना कि आप क्वेश्चन की मीनिंग को समझिए, जो थीम है उसकी मीनिंग को समझिए। अब देखिए आपने यहाँ पे जो है ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल आपका अच्छा है, पर ये बताइए ये से ये पूछ रहा है कि आदमी चूज करता है, उसका नेचर है, और वो चूज नहीं करता, वो इसका मतलब वो चूज कर ही रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट एग्जाम्पल दिया है ना, उसने तो ऑलरेडी चूज किया है ना। आपको एग्जाम्पल वो बताना है कि जो उसने चूज नहीं किया है और उसका बाद में नेगेटिव इम्प्लीकेशन हुआ है एज ए रिस्पॉन्स है। तो थोड़ा सा जो आपका एग्जाम्पल है ना, सेकंड पार्ट को एड्रेस नहीं कर रहा है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका अल्टरनेटिव एग्जाम्पल। आप सुने होंगे हिटलर का नाम। हिटलर जो है ना क्या है कि क्या था, अथॉरिटेरियन था, है ना, और ज़्यादा ऑपरेसिव रूलर था। तो जब उसने पोलैंड पे अटैक किया था ना, तो जो इंग्लैंड फ्रांस इनके पास ऑप्शंस था कि ये चाहे तो हिटलर को उसी समय रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ट्राई नहीं किया, मतलब उन्होंने रोकने का ट्राई नहीं किया उस समय। अब देख लीजिए, अगर रोकने का ट्राई नहीं किया तो हमको रिजल्ट में क्या मिला, सेकंड वर्ल्ड वार। तो बेसिकली क्या है ना कि यदि हम कोई ऑप्शन नहीं लेते हैं तो उसका हमको फ्यूचर में जो है ना निगेटिव इम्प्लीकेशन मिलता है। ये आप ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ आई डू नॉट चूज आई एम स्टिल चूजिंग। आप समझ गए ना। तो क्या है ना कि ये जो एग्जाम्पल है ना, ये पूरे क्वेश्चन को अच्छे से एड्रेस कर रहा है। देखिए मैं आपको पहले ही बताया था कि जो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए और कंक्लूजन, ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होता है और एग्जामिनर इसको अच्छे से पढ़ेगा। ये मैं अपने फ्रेंड्स को भी दिखाया था, आप कैसे, तो वही बोल रहा था। तो क्या है ना, आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में ज़्यादा वर्क करना है। तो एक चीज़ ये है ना, आप इसको रीड कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे दिया है कमेंट में। इसके बाद, हाँ, इसके बाद स्टोरी लिखने के बाद जो है ना, आप जो है ना डायरेक्ट जो है ना बॉडी पार्ट में मत आइए। आप जो स्टोरी लिखे हैं ना, आप उस स्टोरी को ऐसे के मेन थीम से कनेक्ट कीजिए। अब जैसे मैंने क्या लिखा है, देखिए नेक्स्ट पेज में, दस हिस्टोरी सोच दैट इन एक्शन डज नॉट स्पेयर अस फ्रॉम consequences, इट ओनली शिफ्ट्स द पावर ऑफ चॉइस टू सर्कमस्टेंसेज एंड अदर्स। मतलब समझ रहे हैं ना मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि तो बेसिकली क्या है ना कि अगर कोई एक्शन हम नहीं लेते हैं ना, तो फिर भी जो है ना उसको जो हमको कंसिक्वेंसेज मिलता है ना, वो हमको निगेटिव ही मिलता है। तो मतलब यहाँ पे एक कनेक्टिंग पैराग्राफ हमेशा ध्यान रखिए कि इंट्रोडक्शन, अगर स्टोरी लिखने के बाद और बॉडी पार्ट, इसके बीच में क्या है ना एक कनेक्टिंग पैराग्राफ होना चाहिए कि आप स्टोरी में क्या बताए हैं, उससे क्या कहने का मतलब है। समझ में आ गया ना। हेलो, हाँ हाँ, फिर देखिए, फिर इसकी वजह से क्या है, अब मैं आप जो कंपोनेंट्स लिखे हैं ना, कंपोनेंट मतलब जानते होते हैं मतलब कि कितने पार्ट्स हैं क्वेश्चन के ऐसे के, तो आप केवल 2-3 पार्ट लिखे हैं कि व्हाट एन इंडिविजुअल कैन चूज, व्हाट आर द इम्पीडेंस टू नॉट टेकिंग ए चॉइस एंड व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज। यानी क्या है, ये ऐसे को पूरी तरह से एड्रेस नहीं कर रहा है, ये हाफ ऐसे है बेसिकली। अब देखिए, आप देखिए मेरा कंपोनेंट देखिए, कंपोनेंट्स की मैं आपको फायदा बताता हूँ। देखिए कंपोनेंट्स में क्या है, थोड़ा आपको वर्क करना पड़ेगा, ये आपका स्पेशल एरिया है। देखिए कंपोनेंट्स क्या है ना कि आपको ऐसे से डाइवर्ट नहीं होने देगा। सेकंड चीज़, कंपोनेंट्स जो है ना आपको ऐसे का कंप्लीसन बताता है। अब देखिए कभी भी जब कोई टेक्निकल वर्ड यूज हो ऐसे के टॉपिक में, तो सबसे पहले आप जो है ना उस ऐसे के टॉपिक को मीनिंग बताइए इंट्रोडक्शन लिखने के बाद। है जैसे मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट कंपोनेंट है मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। सेकंड मैंने लिखा कि हाउ वन इज स्टिल चूजिंग इफ ही और सी डज नॉट चूज। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि इफ ही डज नॉट चूज ही इज स्टिल चूजिंग।
तो मतलब कि कैसे जो है ना कोई चूज कर रहा है जबकि चूज नहीं करता है। तो पहले मैं इसको प्रूव करूँगा। इसको बोलते हैं वैलिडेशन ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब कि मैं स्टेटमेंट को ही वैलिडेट कर रहा हूँ। फिर थर्ड नंबर पे है व्हाट आर द 1 मिनट, हाँ जैसे देखिए थर्ड नंबर पे क्या है, व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इनएक्शन। अरे मान लीजिए कि हम चूज नहीं करते तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, जो कि आपने लिखा भी है, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज। फिर फोर्थ है हमेशा ऐसे को बिना काउंटर किए कभी मत छोड़िए, बिना काउंटर के ऐसे जो है ना इनकम्प्लीट होता है, तो काउंटर करिए उसे को। जिसमें मैंने लिखा है कि डज इन एक्शन ऑलवेज लीड्स टू ओनली नेगेटिव कंसिक्वेंसेज, किससे कुछ पॉजिटिव भी होता है। मतलब कि मान ली कोई मतलब कि हम ऑप्शन नहीं चूज करते हैं तो क्या इससे कोई पॉजिटिव भी होता है, मैं इसको काउंटर भी करूँगा। फिर फिफ्थ नंबर देखिए व्हाट आर द चैलेंजेज इन मेकिंग ए चॉइस, कि क्या चैलेंजेज आते हैं। अब चैलेंजेस के बाद सोल्यूशंस लिखेंगे, तो हाउ टू सॉल्व दो चैलेंजेज। और लास्ट में कंटेम्प्रेरी रेलेवेंसी, किसी भी ऐसे में कंटेम्प्रेरी रेलेवेंसी जरूर लिखिए आप। अब देखिए ये हो गया आपका कंपोनेंट्स। अब देखिए एक एक कंपोनेंट जो है ना आप उठाइए। मैंने आपको क्या बताया था कि आप जो है ना देखिए पहले मैंने क्या होता है मीनिंग बताया है कि क्या क्या मतलब है कि इफ़ है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आई एम स्टिल, मतलब कि ह्यूमन ऑलवेज चूज ना, तो आई कैन ऑलवेज चूज का मतलब क्या है कि ह्यूमन लाइफ इज अ जर्नी विच इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड बी ऑलवेज हैव द फ्रीडम टू एक्ट, वो उसका मतलब ये है। इफ़ आई डू नॉट चूज आई एम स्टिल चूजिंग, इसका मतलब क्या है कि नॉट मेकिंग ए चॉइस इज इट सेल्फ अ चॉइस, यूजुअली टू लेट सर्कमस्टेंसेज और अदर डिसाइड यू अबाउट यू। तो मैंने उसका सिंपल मीनिंग बता दिया है, मतलब कि इससे एग्जामिनर को ये मैसेज जाएगा कि ठीक है इस बंदे ने जो है ना एसी के टॉपिक को समझ लिया है। अब देखिए सेकंड कंपोनेंट, देखिए मैंने क्या लिखा है, देखिए ये जो सेकंड कंपोनेंट होता है ना ये होता है एसी का मेन पार्ट है, इसको बोलते हैं वैलिडेशन ऑफ द स्टेटमेंट है। तो ये जो है ना आपके एसी का 40% कवर करता है अकेले, ध्यान रखना। अब देखिए मैंने इसको हर एंगल से लिखा है, माइथोलॉजी का एग्जाम्पल दिया मैंने भागवत गीता का, कि कृष्णा जो है ना अर्जुन को बोलते हैं कि यदि आप फाइट नहीं करोगे ना तो तब भी तुम्हारा फाइट करना ही होगा, क्योंकि तुम पे वो अटैक करेंगे कौरव और तुम हार जाओगे, तो इससे तुम फाइट ही करो। तो मैं यहाँ पे मैथोलॉजी से ऐड किया। फिर देखिए हिस्ट्री से मैंने लिखा कि जो लेटर मुगल रूलर थे ना वो क्या है वीक थे, क्योंकि उन्होंने चॉइस नहीं लिया तो रिजल्ट में क्या मिला कि उनको ब्रिटिश ने हरा दिया। तो मतलब कि यदि कोई चॉइस नहीं बनाते हैं तो वो भी एक चॉइस ही है, मैं ये बता रहा हूँ। फिर देखिए फिलोसफी मैंने लिंक किया कांत से, उन्होंने बोला है ड्यूटी पे फोकस करो अपने। फिर गवर्नेंस में कि हमारे करप्शन हमारे सामने हो रहा है और उसको नहीं रोक रहे हैं तो क्या रिजल्ट होगा, करप्शन और बढ़ता जाएगा। पॉलिटिक्स में यदि हम वोट किसी को नहीं दे रहे हैं तो तब भी तो कोई पार्टी पावर में आ ही जाएगी ना, तो तब भी तो चॉइस ही है ना। फिर सोसाइटी में देख लीजिए कि यदि हम पैसा बचाने के चक्कर में यदि हम वैक्सीनेशन नहीं लगवाते हैं तो हमको बाद में क्या होगा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट निकलेगा। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है, ये से ये बोलना चाहता है कि यदि आप अभी कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कोई चॉइस नहीं बनाते हैं तो बाद में वो चॉइस आपके पास रिटर्न होके आएगी एज ए नेगेटिव कंसिक्वेंसेज। बात सिंपल सी है, ये ऐसे बोल रहा है। तो आपको इसको हर एंगल से प्रूव करना है। सोसाइटी आप देख रहे हैं मैंने हर एंगल से लिया है, पॉलिटी, सोशली, गवर्नेंस, फिलोसफी, इन्वायरमेंटल, समझ में आ रहा है आपको ना। हाँ आप देखिए थर्ड कंपोनेंट है, केवल आपने एक ही कंपोनेंट लिखा है पूरे में, आपने केवल एग्जाम्पल दिया है और वो भी एग्जाम्पल आपकी थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड कम है। अब देखिए थर्ड कंपोनेंट मेरा क्या था, मेरा थर्ड कंपोनेंट ये था कि उसके नेगेटिव रिजल्ट क्या होता है यदि कोई एक्शन नहीं लेता। तो देखिए मैंने लिखा है मल्टीपल रिस्क होता है, लॉस ऑफ पर्सनल चॉइस होगा, है ना, मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगा, इनजस्टिस होगा, केओस होगा सोसाइटी में। तो आप जो है ना इसको लिखिए केवल एक पैराग्राफ में अपने ऐसे में। फिर बीच बीच में कोट ऐड कीजिए ना, जिससे मैंने यहाँ पे कोट लिखा है, इट इज सेड इफ़ यू आर न्यूट्रल इन सिचुएशन ऑफ इनजस्टिस यू हैव टू चूज इन द साइड ऑफ द ऑपरेसर। ये बीच में कोट आप लिखते जाइए। फिर देखिए फोर्थ कंपोनेंट है, मैं उसको काउंटर करूँगा यहाँ पे कि कभी कभी जो है ना हम कोई चॉइस नहीं बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है ना कि हम जो है ना निगेटिव है, मतलब जो है ना कि हम कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। अब इसको मैं प्रूफ, जैसे देखिए जब कोल्ड वार स्टार्ट हुआ था ना यूएसए और यूएसएसआर के बीच, तो इंडिया के पास ऑप्शन था कि वो यूएसए के पास जाए कि यूएसएसआर के पास जाए, लेकिन इंडिया ने जो बोला कि मैं कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करूँगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया वहाँ पे पुलिस था, नहीं, इंडिया का ये जो है ना एक जो है ना वाइज डिसीजन था कि हमको नाम में जाना है। तो मतलब कि ये डिप्लोमेटिक डिसीजन था। मैं यहाँ पे उसको काउंटर कर रहा हूँ ऐसे को
कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो है ना एक्शन लेने से ही फ़ायदा होता है, कभी कभी जो है ना अगर हम साइलेंट रहेंगे तब भी फ़ायदा है उसका। तो इससे एग्जामिनर को ये मैसेज जाएगा ना कि ठीक है इसके पास ये काउंटर भी है, मतलब कम्प्रहेंसिव तरीके से। जैसे देखिए मैंने गांधी जी का एग्जाम्पल दिया कि देखिए जब गांधी जी ने नॉन ऑक्यूपेशन मूवमेंट चालू किया तब हो गया था चौरी चौरा इंसिडेंट। तो गांधी ने कहा कि मैं इसको रोक दूंगा, मैं यहाँ पे कोई चॉइस नहीं लूँगा। उन्होंने बोला कि जो है ना मैं यहाँ पे आप जो है ना डेवलपमेंट में काम करूँगा। तो तभी तो कुछ लोग जो है ना गांधी से नाराज़ थे, लेकिन गांधी का ये प्लान था कि यदि हम हिंसा करेंगे, वायलेंस करेंगे तो वो लोग भी वायलेंस करेंगे, तो उसका नेगेटिव रिजल्ट निकलेगा। तो मतलब मैं ये बता रहा हूँ कभी कभी जो है ना एक्शन ना लेना भी सही है। ये मैंने काउंटर किया, लेकिन फिर मैंने यहाँ पे ये बताया कि हाउ एवर वन शुड रिमेंबर दैट पोस्टपोनमेंट इज नॉट एन एस्केप फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज ए डिलिबरेट चॉइस टू वेट, मतलब हम वेट कर रहे हैं। फिर देखिए फिफ्थ कंपोनेंट कि क्या चैलेंजेज आते हैं हमको चॉइस बनाने में। तो इमोशनल बायस, ओवर बर्डन, राइट, फियर ऑफ कंसिक्वेंसेज, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, मोरल डायलेमा। तो वैसे ये आप जो है ना चीज़ों को लिख सकते हैं, है ना। सिक्स्थ कंपोनेंट सॉल्यूशंस है। अब देखिए मतलब आपने चैलेंज लिखा, बिना सॉल्यूशन के ऐसे बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है। तो आप लिखिए ना कि जो है ना हमको जो है ना इन्फॉर्मेशन गैप को कम करना पड़ेगा, जैसे नीति आयोग है, डिजिटल रिफॉर्म लेना पड़ेगा। तो देखिए आजकल का करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको रोकने का काम है डिजिटल रिफॉर्म्स लाइए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी लाइए, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को डेवलप कीजिए, इमोशनल इंटेलिजेंस लाइए। इससे क्या है कि जो हमारा डिसीजन है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ये आपके केस में पूरा मिसिंग है। इसके बाद देखिए है ना मैंने यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग बैलेंस अप्रोच एज ए रिफ्लेक्शन टाइम इज वैलिड बट स्टिल अ चॉइस। अब देखिए मैंने लिखा, अब देखिए हमेशा ऐसे में कंटेम्प्रेरी रेलेवेंसी जरूर लिखिए है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि देखिए ये ऐसे का मतलब कि हमको देखिए ऐसे क्या बोल रहा है कि हमको चॉइस बनाना पड़ेगा। ऐसे का मैसेज ये है, तो हमको चॉइस क्यों बनाना है, आज के टाइम पे क्या रेलेवेंसी है। तो उन्होंने लिखा है क्लाइमेट चेंज, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमको वेट करना पड़ेगा भाई, हमको काम करना पड़ेगा। ऐसे एथिकल गवर्नेंस, एथिकल एआई, जियोपॉलिटिक्स कंफ्लिक्ट, जैसे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हो गया, इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो गई। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये वेट कर रही हैं कि हम जो है ना एक अच्छा चॉइस लें, अच्छा डिसीजन लें। तो मैं यहाँ पे ये लिंक कर रहा हूँ कि आज के टाइम पे क्या रेलेवेंस है इन चीज़ का। इससे एग्जामिनर को ये मैसेज जाएगा कि ये आदमी जो है ना आज के टाइम से लिंक करने में समर्थ है। तो उसका आपको देखिए हर कंपोनेंट्स का अलग अलग मार्क्स मिलता है। जिसका 140 प्लस आता है ना वो भाई यही सब करता है। कहने चीज़ें वही है, आपको सब चीज़ पता है, बस चीज़ क्या है थोड़ा सा आपको इसमें काम करना है। अब देखिए कंक्लूजन ठीक, देखिए ये तो कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही नहीं था, मतलब हालांकि शायद आपके पास टाइम की कमी थी, पता नहीं आपका, है ना। देखिए कंक्लूजन हमेशा इंप्रेसिव बनाइए। देखिए जैसे मैंने लिखा है कि एक्शन एंड इन एक्शन बोथ शेप्स डेस्टिनी, हम कोई काम कर रहे हैं तब भी मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा, नहीं कर रहे हैं तब भी रिजल्ट मिलेगा उसका एज ए नेगेटिव के फॉर्म में। इसलिए हमारा 22 पाथ क्या होगा कि टू एक्ट बिफोर हिस्ट्री इज रिटन विदाउट यू, जस्ट एज रिवर्स वर्क इज कीप फ्लोइंग even through difficult terrain and mountain, in the same way one has to make a choice with difficult situation। तो देखिए आप ट्राई कीजिए ना कि आप लास्ट में कोई कंपेयर कर दीजिए। मैं आपको जब अपना ऐसे आपको दिखाया था तो मैंने उसमें कंपेयर किया था, तो हमेशा जो है ना ट्राई कीजिए ना कि आप कोई कंपेयर कीजिए लास्ट में। इसको बोलते हैं मेटाफोर करना, इससे एग्जामिनर को एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। और फिर लास्ट जो है ना आप कोई किसी कोर्ट से एंड कर दीजिए कि नॉट मेकिंग अ डिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन। तो इसलिए क्या है कि हमको डिसीजन बनाना पड़ेगा। तो देखिए क्या है ना कि आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों में काम करना है एक्चुअली, तो आप और ऐसे लिखे हैं क्या